नहीं, दोनों एडमिशन ले लिए, रोजा से नहीं हो पा रहा तो ऑनलाइन करवा दीजिएगा। नीचे में बोल रहे तो बोल रहे सर से परमिशन लेकर के आए। कैसे है? बढ़िया है। चलिए, आ जाइए, पढ़ते हैं। जहां तक पढ़े हैं वहां से आगे बढ़ते हैं। लाइव होने गया है जी, या आप कमेंट दो। पढ़ लिख रहे हैं ना? देखिए, पढ़िए। याद नहीं होता है बोल करके याद कीजिए, उससे भी याद नहीं होता है लिख कर याद कीजिए, उससे भी याद नहीं होता है स्मरण करके याद कीजिए, और उससे भी नहीं होता गंगा में कूद जाइए। सब टेंशनें खत्म। पानी ना है, कूदने के विचार में है तो चलिए हम कूदवा देते हैं। गांधी सेतु पे ले जाते हैं हम, समझे? और देखते हैं जहां पर ज्यादा पानी होता है वहां से कूदवाते हैं। चलिए। हेलो 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 हेलो। सब चीज ठीक है जी, देख लो। सब चीज ठीक है गुरुजी लोग, ऑनलाइन वाले लोग, ऑफलाइन सब मस्त है। ठीक है। मैसेज तो सब ठीक है कर रहा है। आवाज ठीक है जी, देख लो तो। आवाज ठीक है? ठीक है। है क्या हुआ है? 4 गो बैठ जाइए, 3 गो है तो देखिए एडजस्ट कीजिए। है टोपी वाला, जाकर के देखो न जी। अब शांत हो जाइए, अब पढ़ने ना आए हैं तो पढ़िएगा न, काहे इधर उधर करते हैं। अब सुनिए, देखिए, हम आपको कल के सेशन में भी बताए थे और आज के सेशन में पुनः हम आपको बता रहे हैं। अभी चल रहा है गांधी युग। क्या चल रहा है? गांधी युग। गांधी युग। गांधी युग। और गांधी युग का मतलब 1919 से 1947 की घटनाएं। तो इस अवधि के दौरान, वर्ष 1919 से 1947 के दौरान, वर्ष 1919 से 1947 के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं को ही हम लोग गांधी युग के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं। तो कल के सेशन को अगर याद किया जाए तो कल के सेशन में हम आपको गांधी जी के द्वारा किए गए चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा किए गए अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और गांधी जी के द्वारा किए गए खेड़ा सत्याग्रह के विषय में बतलाए थे कल के सेशन में। अब देखिए, इन तीनों सत्याग्रहों में गांधी जी को सफलता मिली, और जब गांधी जी को सफलता मिली तो फिर गांधी जी में अदम्य आत्मविश्वास पैदा हुआ, और गांधी जी में जो अदम्य आत्मविश्वास पैदा हुआ, उसी आत्मविश्वास ने गांधी जी को
बड़ा आंदोलन करने को लेकर प्रेरित किया और फिर गांधी जी के नेतृत्व में पहला बड़ा जन आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं असहयोग आंदोलन। तो आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है वह है असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें, अरे देखो साउंड ठीक है ना, साउंड को लेकर के मैसेज आ रहा है, तुमको बोल रहे हैं देखने के लिए, देखो उठा के नहीं तो पटक देंगे हम सीधे। तो गांधी जी, एक आध गो लड़का का कमेंट आ रहा है, बाद बाकी सब ऑल ओके है, बस एक आध गो जो है थोड़ा अवशिष्ट पदार्थ भी आ जाता है, समझे? तो देख लो, तुम अपनी तरफ से देखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है ना, यहां से ठीक है ना, हाँ चलो यहां से ठीक है, बस हो गया। अब एक आधे वो कमेंट आ रहा है, यहां से कमेंट हटा दो। तो असहयोग आंदोलन, चर्चा हम असहयोग आंदोलन की करेंगे, लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप छोड़ रहे हैं, रोलेक्ट एक्ट कानून छोड़ रहे हैं। नहीं, जो असहयोग आंदोलन हुए हैं उसके कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके कारण है रोलेक्ट एक्ट कानून। तो असहयोग आंदोलन टॉपिक हेडिंग मार देते हैं और उसका कारण ये सब घटना है। तो इन घटनाओं की चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं आज के सेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपको असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला है। तो असहयोग आंदोलन को हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन को हम लोग देखेंगे, परंतु कल के सेशन में जो पढ़े हैं, पूछ रहे हैं 2-4-5 प्रश्न, जवाब दीजिए। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन किया था? एनजी। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा किसे दी जाती है? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली? गांधी जी रस्किन के किस पुस्तक से काफी प्रभावित हुए थे? अनटू दी लास्ट। और अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक ने गांधी जी को कौन सी शिक्षा दी? सबके कल्याण में हमारा भी कल्याण निहित है। इसके बाद आगे बतलाइएगा, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किसमें किया था? अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम असहयोग आंदोलन की संज्ञा किसे दी जाती है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह को दी जाती है। इसके बाद आगे बतलाइएगा, गांधी जी किसके कहने पर चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किए? राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया था? किसने बचाया था? बत्तख मियां। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो कौन वेशभूषा में आए थे? काठियावाड़ी किसान। काठियावाड़ी किसान। अब देखिए, असहयोग आंदोलन की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले गांधी जी से संबंधित 4-5 फैक्ट यहां पर हम आपको बता रहे हैं। आज भी 4-5 फैक्ट बता रहे हैं। जब तक गांधी युग चलता रहेगा तब तक 2-4-5 फैक्ट अलग से गांधी जी के विषय में बताते रहेंगे, जो फैक्ट परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे तो गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन को परसों के सेशन में हम लोग देख लिए हैं, लेकिन गांधी जी का जीवन कई चीजों से भरा पड़ा है। तो डेली थोड़ा थोड़ा जो है जानेंगे। तो 2-4-5 फैक्ट ऐसे गांधी जी से संबंधित बतलाते हैं, और वो आपके नोट में नहीं है, उसको हम लिखा भी देंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग आएंगे असहयोग आंदोलन पर। तो अब थोड़ा सुनिए आप। देखिए, राम राज्य
और आज जो गांधी जी से संबंधित फैक्ट बतला रहे हैं, जो बात बतला रहे हैं, ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा। मतलब इसका महत्व हमेशा बना रहेगा, हमेशा प्रासंगिक रहेगा, मतलब इसका महत्व हमेशा बना रहेगा। गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी, और गांधी जी ने जो राम राज्य की परिकल्पना की थी, उस राम राज्य के दो युगल सिद्धांत थे। उस राम राज्य का दो युगल सिद्धांत था, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के दो युगल सिद्धांत माने जाते हैं, सत्य और अहिंसा। अब सत्य, सत्य का मतलब तो सत्य होता है। जैसे सत्य क्या है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह सत्य है। आप पढ़ रहे हैं, यह सत्य है। जैसे मान लिया जाए कि आप हैं पटना स्टेशन पर, गार्जियन फोन किया तो आप बोले कि नहीं हम क्लास में पढ़ रहे हैं, यही असत्य है, यही झूठ है, यही गलत है। तो गांधी जी ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी, उस राम राज्य के दो युगल सिद्धांत माने जाते हैं, सत्य और अहिंसा को। सत्य का मतलब सत्य होता है, और गांधी जी के अर्थों में अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है सत्य प्राप्ति का मार्ग। गांधी जी के अर्थों में अगर देखा जाए तो गांधी जी ने अहिंसा को इस रूप में परिभाषित किया है कि जो अहिंसा है ना, सत्य प्राप्ति का मार्ग है। अहिंसा के मार्ग पर चल करके सत्य की जीत हो सकती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और फिर महात्मा गांधी ने ही यह बात कहा है। महात्मा गांधी के जानते हैं अनेकों स्टेटमेंट है, और उन अनेकों स्टेटमेंट में से 50 स्टेटमेंट बड़ी प्रासंगिक है। 50 भी नहीं, 10-15, 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, आपको 10-15 स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है गांधी जी का, गलत साधन, गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकता है। गलत साधन कभी हमें सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकता है। मतलब आपके संदर्भ में अगर देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा का, और उसको पास करने के लिए जिस बुक को आपको आधार बनाना चाहिए, आप उस बुक को ना आधार बना करके किसी दूसरे बुक को आधार बना लिए, तो यही आपको गलत साधन हो गया। और अगर आपका साधन गलत होगा तो आप कभी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बिहार सब इंस्पेक्टर का तैयारी करना है, तो उसके लिए जो बेसिक बुक है, एक क्वेश्चन बैंक जरूर होना चाहिए, और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ जरूर होना चाहिए। अब हमने आपको बोला कि आप क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाइए, तो अब आप क्या किए, आप यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाने लगे, आप बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाने लगे, जबकि आपको पकड़ बनाना चाहिए बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक पर। तो अगर आप एसआई के क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बना रहे, मतलब ये सही साधन है। अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाना शुरू कर दिए तो वो आपके लिए गलत साधन साबित हो जाएगा। ऐसे वो भी पढ़ाई का चीज ही होगा, लेकिन वो आपके लिए सही साधन सिद्ध नहीं होगा। तो गांधी जी का मानना था कि गलत साधन कभी भी हमें सही उद्देश्य तक, सही लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता है। फिर आपको गांधी जी के अर्थों में राजनीति, पॉलिटिक्स का क्या मतलब था, तो गांधी जी के अर्थों में अगर देखा जाए तो राजनीति का तात्पर्य या राजनीति का मतलब या राजनीति का अर्थ होता था जन कल्याण के लिए सक्रियता। मतलब गांधी जी का मानना था कि लोगों को राजनीति में इसलिए आना चाहिए ताकि जन कल्याण, मतलब आम जनमानस, मतलब आम लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाया जा सके, आम लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाया जा सके। सामान्य तौर पर जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, वो कहते क्या है, भले वो करते कुछ भी है, मतलब उससे नहीं है, लेकिन वो कहते क्या है। जब पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ जनता के बीच जाता है, तो जनता के बीच जब जाता है तो पॉलिटिशियन जनता को क्या कहता है, पॉलिटिशियन जनता को यह कहता है
कि हम आपको आपका हक और अधिकार दिलाएंगे, हम आपके लिए आपके क्षेत्र में रोड बनवाएंगे, हम आपके बच्चा को शिक्षा देंगे, हम आपके बच्चा को रोजगार देंगे। पॉलिटिशियन तो यही कहता है, लेकिन करता क्या है उस बात से आप अवगत हैं। लेकिन गांधी जी के अर्थों में राजनीति का मतलब यही होता है, जन कल्याण के लिए सक्रियता। इसके बाद गांधी जी से पूछा गया कि हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप क्या है, तो गांधी जी ने कहा हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। अगर कोई गरीब है, वो गरीब ही बना रह गया अपने जीवन भर, तो वो हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है, और इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं दोष निश्चित तौर पर होता है। और गांधी जी ने जो सत्याग्रह को अपनाया था, सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी देश के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करते थे। सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी भूख हड़ताल करते थे, गांधी जी आमरण अनशन करते थे। तो सत्याग्रह के रणनीति में सबसे अंतिम जो काम गांधी जी के द्वारा किया जाता था, सबसे अंतिम काम गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की रणनीति के अंतर्गत हड़ताल का आयोजन किया जाता था। किसका आयोजन? हड़ताल का आयोजन किया जाता था। ये गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें हुई, जो ये जितना अभी हम आपको बताए हैं किसी ना किसी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा हुआ है। और एक बात आप जानिए, हमने आपको पिछले सेशन में यह बात बतलाया था कि जो हमारे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, इमर्सन, थोरो, टॉल्स्टॉय, रस्किन, इन लोगों से काफी प्रभावित थे। इसके अलावे गांधी जी के जीवन पर गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, इनका भी काफी प्रभाव देखने को गांधी जी के जीवन पर मिला है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से की है, गंगा से। जैसे गंगा पवित्र है, वैसे गांधी जी का मानना था गोपाल कृष्ण गोखले का विचार काफी पवित्र है, गंगा की तरह पवित्र है। और बाल गंगाधर तिलक को लेकर गांधी जी का मानना था कि जैसे समुद्र की गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक के नॉलेज का, ज्ञान का, उनके रणनीति का, उनके काम करने के तरीका का पता नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात बाल गंगाधर तिलक की तुलना गांधी जी ने समुद्र से किया। और फिरोज शाह मेहता को लेकर के गांधी जी का यह विचार था कि फिरोज शाह मेहता हिमालय की तरह अडिग है। वो जो कह देते थे उस बात पर हमेशा अडिग रहते थे, मतलब उस बात से जो है आपको पीछे नहीं हटते थे। तो इन लोगों का भी गांधी जी के विचारधारा पर प्रभाव निश्चित तौर पर जो है आपको देखने को मिला है। तो ये गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन से ही संबंधित चीजें हैं। ऐसे गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन को परसों के क्लास में ही डिस्कस कर दिए थे, लेकिन ये बचा खुचा चीज था और परीक्षा में पूछे गए ये चीज थे, तो आज हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो ये हुआ गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित। अब हम लोग, आज जो हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन, अब हम लोग आज के अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, असहयोग आंदोलन पर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है 4-5 पॉइंट लिखिए ना। नोट है ना जी सबके पास? और नोट के अलावे हम बोले हैं, हम 4-5 पॉइंट हर टॉपिक में लिखाएंगे, हम बोले हैं ना जी? कब बोले भी हैं शुरू में, हम कॉपी बना लीजिएगा। आप लोग कॉपी बनाए? हाँ, कॉपी बनाए रखिए, लिखिए। और एक कॉपी होना चाहिए, हम कॉपी कभी चेक कर सकते हैं। और हमारे शर्तों को फुलफिल नहीं कीजिएगा तो होगा कुटाई। तो इसलिए कॉपी होना चाहिए। हम चांद बिंदु लिखाते हैं तो उस चांद बिंदु को भी कॉपी में लिखना है, समझ गए? अगर नहीं रहा वो चांद बिंदु तो हम करेंगे कुटाई सीधे तौर पर। लिखिए, एक कॉपी बना लीजिए, एक अच्छा सा पीडीएफ नोट के अलावे एक कॉपी में आपका सब काम चल जाएगा। अगर 70-80 रुपया का मोटा वाला कॉपी होगा, हिस्ट्री के भी कुछ फैक्ट आ जाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब चीज आ जाएगा उसी में, समझ गए? लिखिए,
गांधी जी ने जिस राम राज्य की अभिकल्पना की, गांधी जी ने जिस राम राज्य की अभिकल्पना की, गांधी जी ने जिस राम राज्य की अभिकल्पना की, उसका दो युगल सिद्धांत, उसका दो युगल सिद्धांत, उसका दो युगल सिद्धांत, सत्य और अहिंसा, उसका दो युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा, उसका दो युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी के अनुसार गांधी जी के अनुसार अहिंसा सत्य प्राप्ति का मार्ग है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा सत्य प्राप्ति का मार्ग है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा सत्य प्राप्ति का मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी का मानना था कि, नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी का मानना था कि, क्या हो रहा है जी? फदरती है। गांधी जी के अनुसार गांधी जी का मानना था कि की के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा, की के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा। गलत साधन, गलत साधन कभी भी हमें गलत साधन कभी भी हमें सही उद्देश्य तक, गलत साधन कभी भी हमें सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य, गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता होता है। राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता होता है। 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 नेक्स्ट, गांधी जी ने हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप,
गांधी जी ने हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप, हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप गरीबी के अस्थायित्व, गरीबी के अस्थायित्व को बतलाया। क्या को पॉइंट हुआ है? पांच। नेक्स्ट, गांधी जी के सत्याग्रह गांधी जी के सत्याग्रह का सबसे अंतिम रूप हड़ताल, अंतिम रूप हड़ताल है। नेक्स्ट, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से कोमा बाल गंगाधर तिलक की तुलना समुद्र से, 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 और फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से, और फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से, और फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से, फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से किया है, और फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से किया है। हो गया। चलिए अब आगे आइए, तो अब आज के टॉपिक पे आइए। असहयोग आंदोलन यानी अंग्रेजी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए आइए समझिए। हे देखिए, हे काहे तरफ रहे हैं इसे? तो ठीक है, ठीक ठीक। देखिए, एक विचार 2-3 दिन से हमारे मन में आ रहा है, बोल देते हैं। ऐसे आप लोग इस विचार से अवगत होंगे ही, समझे? देखिए, हम आपको बतला रहे हैं कि जनरल कंपटीशन की अगर आप बात करेंगे ना, तो जनरल कंपटीशन के लिए हम पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि स्वयं से पढ़ के इतना कुछ किए हैं। मतलब हम स्वयं से पढ़ के, किताब को अपना मित्र बना करके और किताब को पढ़ के जब हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप किताब पढ़ के एक सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं। मतलब हम आपको ये बात बतलाना चाह रहे हैं कि देखिए, हम आपको कल के सेशन में भी बतलाए थे, गांधी जी के महान बनने के तो कई कारण थे, लेकिन उसमें एक किताब का शौकीन होना भी था। सिकंदर के महान बनने के कई कारण थे, उसमें एक किताब का शौकीन होना भी था। तो आप देखिए, किताब को अपना मित्र बनाकर किताब पढ़ पढ़ के लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप बतलाइए, एगो परीक्षा है सब इंस्पेक्टर का, वो नहीं निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। और आज एक स्टेटमेंट भी गांधी जी का बतलाए हैं,
गलत साधन कभी हमें सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से आज ऐसे इस बात से तो आप बचपन से लेकर के अब तक अवगत हुए हैं कि अगर अपना मित्र बनाना है, साथी बनाना है तो किताब को बनाइए। लेकिन सच भी यही है कि जिस व्यक्ति ने किताब को अपना मित्र बनाया है वो अपने जीवन में सफल निश्चित तौर पर हुआ है, 100% सफल हुआ है। नहीं सफल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अगर पढ़ना ही है, अगर करना ही है तो किताब पढ़िए, समझिए, किताब पढ़िए और क्वेश्चन बैंक को आधार बनाइए। जब क्लास शुरू किए थे तो उस रोज भी हम आपको ये बात बोले थे और आज भी हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक को आधार बनाइए। हम क्वेश्चन बैंक नहीं दिए हैं, उसमें देखिए हो गया था, लेकिन जो है साइंस हुआ क्या, हमारा काम पूरा था, हम होली बाद आपको दे भी देते, लेकिन बिट्टू सर जो है बोले साइंस में हम करेक्शन, साइंस में जो है कुछ चीज को हटाएंगे और कुछ नया चीज जोड़ेंगे। हुआ क्या कि पिछला जो एग्जाम हुआ ना, उसमें जब हम लोग बैठे क्वेश्चन मिलाने के लिए कि क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन आया है, तो आर्ट पेपर तो टेली कर रहा था, लेकिन साइंस पेपर में थोड़ा कम टेली कर रहा था क्वेश्चन बैंक से। और फिर एक बात यह भी दिमाग में आया कि जब हमारा कोई क्वेश्चन बैंक पढ़े तो उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के बाद एक तो उसका पकड़ बिहार सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर तो हो ही जाए, साथ ही साथ जो है उस स्टूडेंट को लुसेंट सामान्य ज्ञान भी पकड़ना नहीं पड़े। जब क्वेश्चन बैंक भी पकड़ रहा है और लुसेंट सामान्य ज्ञान भी पकड़ रहा है, फिर क्वेश्चन बैंक का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। तो यही थोड़ा सा जो है उस पे और हम लोग काम कर रहे हैं और क्वेश्चन बैंक को इस प्रकार का बना रहे हैं कि उस क्वेश्चन बैंक सिर्फ एक किताब को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको बिहार सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हो जाएगा और दूसरा लुसेंट भी आपको पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा टाइम जो है लग रहा है, तो उस पर सर जो है साइंस सेगमेंट में जो है आपको काम कर रहे हैं और बोले हैं कि 20 अप्रैल तक जो है हम काम करके दे देंगे। सर हमको बोले हैं 20 अप्रैल तक दे देंगे। अगर सर 20 अप्रैल तक दे देते हैं तो अप्रैल के लास्ट जाते जाते हम प्रिंट मरवा करके आपको दे देंगे। और तब तक में जो है देखिए थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, थोड़ा बेहतर कंटेंट के लिए थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है और कोई खास वजह जो है आपको नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत जो है इधर उधर उठापटक हो रहा है क्वेश्चन बैंक में अभी, मतलब कुछ मटेरियल को हटा रहे हैं, कुछ नया ऐड कर रहे हैं, समझे। तो ये चीज है। और जैसे आर्ट में टेली कर रहा है क्वेश्चन, साइंस में भी क्वेश्चन टेली करवाने को लेकर के जो है हम लोग विचार कर रहे हैं। साइंस में भी टेली किया था लेकिन आर्ट के तुलना में थोड़ा कम किया था, समझ गए। तो इसी वजह से जो है थोड़ा क्वेश्चन बैंक में अभी उठापटक चल रहा है, समझे। तो पूर्ण हो जाएगा 20 अप्रैल तक या 25 अप्रैल तक, इस माह के लास्ट जाते जाते आपको हो भी जाएगा और जो है आपका एडमिशन सब भी हो जाएगा। और जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद ही आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा और साथ ही साथ जो है आपको बैग भी मिलेगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम सिद्धांतवादी लोग हैं, थोड़ा सा सिद्धांत तो है हमारा अपना। देखिए हम भी कुछ करके लोकप्रिय हो सकते हैं। हम आपको एक बात बता रहे हैं, अपने संस्थान का ही सुबह में 8 से 10 बैच का एक लड़का है, हम उसको बहुत अच्छा से जानते हैं। उसका नाम समीर है, समझ गए, सबीर या समीर नाम है, सबीर नाम है। वो जो है यूट्यूब चैनल अपना खोला, वीडियो बनाता था, तो उसको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा था, व्यू नहीं मिल रहा था उसको। अब वो क्या करने लगा है, तो वो जो है ना गरियाने लगा है। अब यूट्यूब पे आकर के जो है ना गाली देना शुरू कर दिया है, समझ गए। तो अब जो है एक रोज हम इधर होली में, होली का बात बतला रहे हैं, होली के छुट्टी में जब थे तो यूट्यूब चला रहे थे, तो उसका अचानक वीडियो आ गया। उसके वीडियो पर हम देखे, वो गाली वाला वीडियो पे 10,000 11,000 व्यू देखे, समझ रहे हैं। तो ये बात है। तो मतलब आप सही करके बहुत जल्दी लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं, मतलब गलत करके बहुत जल्दी आप लोकप्रिय हो सकते हैं। तो खैर वैसी लोकप्रियता मायने नहीं रखता है, हम उस प्रकार के नहीं है।
तो हम आपको ये बात बतला रहे हैं, हम आपको चेता दे रहे हैं। जैसे गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान चेताए थे अंग्रेज को, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी अंग्रेज को चेताए थे, ब्रिटिश हुकूमत चेत जाए कि अगर वह भारत को स्वराज्य नहीं देना चाहता है तो हर भारतवासी का यह कर्तव्य होगा कि हर भारतवासी ब्रिटिश हुकूमत के शासन को समाप्त करने को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेगा। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत को असहयोग आंदोलन के दौरान चेताने का काम किया था। तो हम आपको यहां पर यह चेता रहे हैं कि देखिए खर्च होता है, हम आपको बुक देंगे उसमें खर्च होता है, बैग देंगे उसमें खर्च होता है, रूम रेंट, बिजली बिल, साल डेढ़ साल का सफर है, इसमें बहुत सारा चीज खर्च होता है। तो आप सही तरीका से एडमिशन ले। हम आपको 50 गो टेस्ट दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन बनाना होता है, डिस्कशन लिखना होता है, बहुत तरह का चीज है, टाइपिंग है, फोटो स्टेट है, समझ गए। तो उसमें खर्च होता है। हम अपने घर से तो खर्च करेंगे नहीं, हम तो आप ही से लेकर आप पे खर्च करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप गलत साधन, गलत तरीका से एडमिशन ना ले। और अगर आप गलत तरीका से एडमिशन लेंगे, इशारा काफी है आपके लिए, अगर आप गलत तरीका से एडमिशन लेंगे तो जो सुविधा हम आपको देने जा रहे हैं वो सुविधा हम आपको नहीं देंगे। मतलब आप समझ ही लीजिए, हम स्पष्टता पूर्वक बोल रहे हैं, इसमें कोई ना नुक्कुड़ वाली बात नहीं है, समझ गए। तो अब आइए असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला। यह गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला प्रथम जनव्यापी आंदोलन था। यह गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला प्रथम जनव्यापी आंदोलन था। कोई भी घटना अगर घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित तौर पर होता है। आप अगर सफल हुए हैं उसके पीछे भी कोई कारण होगा, अगर आप असफल हुए हैं उसके पीछे भी कोई कारण होगा, अगर आप आज यहां बैठे हुए हैं इसके पीछे भी कारण है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे भी कारण है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण निश्चित तौर पर होता है। तो जो असहयोग आंदोलन हुए हैं इसके पीछे भी कुछ कारण है। इसके पीछे बेसिकली 3 कारण है। एक है रॉलेट एक्ट कानून, रॉलेट एक्ट कानून। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और तीसरा कारण है हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट। ये मूल 3 कारण है। ऐसे और भी कई कारण हम बतला सकते हैं, लेकिन उन चीजों में जाने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ है उसके ये 3 मूल कारण हैं। रॉलेट एक्ट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट। अब हमें समझना है कि रॉलेट एक्ट कानून क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट क्या है। देखिए स्टेप बाय स्टेप तीनों को समझते हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट कानून। आप जानिए इस बात को कि भारत में जैसे उदारवादी नेता हुए, उग्रवादी नेता हुए, गांधीवादी नेता हुए, उसी प्रकार से भारत में एक क्रांतिकारी भी हुआ, एक क्रांतिकारी हुआ, क्रांतिकारी नेता हुआ। और भारत में
जो क्रांतिकारी आंदोलन है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में हुआ है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में हुआ है। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण असहयोग आंदोलन के पहले हुआ है और क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण असहयोग आंदोलन के बाद हुआ है। देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ वर्ष 1905 और बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन हुआ। और बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन हुआ, वह आंदोलन 1907 ईस्वी जाते जाते शिथिल पड़ गया। मतलब स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन 1907 ईस्वी जाते जाते कमजोर पड़ गया। 1907 ईस्वी जाते जाते कमजोर पड़ गया। उसके बाद ही 1907 ईस्वी के बाद ही भारत में बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों का उदय हुआ। रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों का उदय हुआ और क्रांतिकारी का लक्ष्य हर सूरत में आजादी पाना था। क्रांतिकारी हिंसक नीति को अपनाता था। हिंसा करता था क्रांतिकारी। क्रांतिकारी गोली बंदूक उठाता था। क्रांतिकारी अंग्रेजों की हत्या कर देता था। क्रांतिकारी को चाहिए पूरी की पूरी आजादी और हर शर्त पर क्रांतिकारी को पूरी की पूरी आजादी चाहिए। चाहे अंग्रेजों को गोली मारना पड़ेगा, मारेंगे अंग्रेजों को गोली। सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारना है, उतार देंगे। क्रांतिकारियों का यह लक्ष्य था। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण है वह चला है 1907 से 1917। क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण है वह चला है 1907 से 1917। 1907 से 1917 क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, 1907 से 1917। ये जो 1907 से 1917 के बीच में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। 1907 से 1917 के बीच में भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी, उस क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, मतलब क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाने के लिए एक ब्रिटिश था, उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 ईस्वी में एक आयोग गठित किया गया जिसे रॉलेट आयोग कहा गया या जिसे सेडिसन आयोग कहा गया। सेडिसन आयोग या रॉलेट आयोग कहा गया। सेडिसन आयोग ने काफी विचार विमर्श के बाद एक एक्ट पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट कहा गया और इस रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था और रॉलेट एक्ट कानून के तहत अगर किसी भारतीय क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जाता था तो उस मुकदमा की सुनवाई किसी उच्च न्यायालय में नहीं होता था,
बल्कि रोलेक्ट एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार क्रांतिकारियों के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया। मतलब रोलेक्ट एक्ट कानून के तहत अगर किसी क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनके मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत बनाया गया और उस विशेष अदालत में 3 न्यायाधीश था। उस विशेष अदालत में 3 न्यायाधीश था और उस विशेष अदालत में वैसी विधि जो मान्य नहीं भी है उसको भी मान्य मान लिया जाता था। मतलब गलत कानून को भी उस विशेष अदालत में सही मान लिया जाता था। आप समझिएगा, रोलेक्ट एक्ट कानून जो आया था वह भारत के क्रांतिकारियों के मुंह को बंद करने के लिए लाया गया था। भारत के क्रांतिकारियों के आवाज को दबाने के लिए रोलेक्ट एक्ट कानून लाया गया था। भारत के क्रांतिकारियों के आवाज को दबाने के लिए रोलेक्ट एक्ट कानून लाया गया था। और रोलेक्ट एक्ट कानून के तहत अगर किसी भारतीय क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जाता था तो उनकी सुनवाई विशेष अदालत में होता था और उस विशेष अदालत में 3 न्यायाधीश होते थे और उस विशेष अदालत में कोई सही विधि है उसको भी गलत मान लिया जाता था, गलत विधि है उसको सही मान लिया जाता था। मतलब उल्टा पुल्टा काम होता था उस विशेष अदालत में। और उस अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील कहीं नहीं किया जा सकता था। जैसे वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया है उस निर्णय के खिलाफ अपील भारतवर्ष में आप कहीं नहीं कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं, लेकिन फिर से अगर वही निर्णय आया तब आप अपील कहीं नहीं कर सकते हैं। तो रोलेक्ट एक्ट कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जाता था और न्यायालय अगर निर्णय दे देता था तो उस निर्णय के खिलाफ अपील कहीं नहीं किया जा सकता था। और रोलेक्ट एक्ट कानून के तहत जब गिरफ्तारी होती थी क्रांतिकारियों की तो एक बंद कमरा में मुकदमा चलाया जाता था। ना आप वकील रख सकते थे, ना अपना दलील दे सकते थे, ना आप वकील रख सकते थे, ना अपील कर सकते थे, ना दलील दे सकते थे। तो यही कारण है कि रोलेक्ट एक्ट कानून को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया है। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया है रोलेक्ट एक्ट कानून को। और इस कानून को काला कानून की भी संज्ञा दी गई है। इस कानून को काला कानून की भी संज्ञा दी गई है। गांधी जी ने तथा भारत के सभी लोगों ने तथा कांग्रेस ने सभी ने इसे काला कानून कहा। और सीधे तौर पर मान के चलिए ना, यह कानून भारत के क्रांतिकारियों के आवाज को दबाने वाला कानून था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया और महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध करते हुए एक सत्याग्रह का आयोजन किया जिसे रोलेक्ट सत्याग्रह कहा गया। रोलेक्ट सत्याग्रह और गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह रोलेक्ट सत्याग्रह है, जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में लगभग देखने को मिला है। देखिए, इससे पहले गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, वो सिर्फ चंपारण तक सीमित था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किया, वो सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित था। खेड़ा सत्याग्रह किया, वो सिर्फ खेड़ा तक सीमित था। लेकिन रोलेक्ट सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह हुआ, गांधी जी के द्वारा चलाया जाने वाला प्रथम सत्याग्रह रोलेक्ट सत्याग्रह हुआ, जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। और हुआ क्या था जानते हैं? रोलेक्ट सत्याग्रह कब से प्रारंभ होगा, इसको लेकर के गलतफहमी पैदा हो गई थी।
कुछ सत्याग्रहियों को यह लगा कि रोलेक्स सत्याग्रह 30 या 31 मार्च 1919 को प्रारंभ होगा। 30 या 31 मार्च 1919 को प्रारंभ होगा। और कुछ सत्याग्रहियों को मालूम हुआ कि 6 अप्रैल 1919 से रोलेक्स सत्याग्रह शुरू होगा। तो रोलेक्स सत्याग्रह आखिरकार शुरू कब से होगा, इसको लेकर के सत्याग्रहियों के बीच एक गलतफहमी पैदा हो गई। लेकिन रोलेक्स सत्याग्रह की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए कब से हुआ है, तो रोलेक्स सत्याग्रह की शुरुआत हुई है 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। तो 6 अप्रैल 1919 से तो रोलेक्स सत्याग्रह व्यवस्थित ढंग से गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले भी यह सत्याग्रह छिटपुट तरीका से चलने लगा और यह सत्याग्रह हिंसक रूप धारण कर लिया था। हिंसक रूप, रोलेक्स सत्याग्रह हिंसक रूप धारण कर लिया था। और यह सत्याग्रह विशेष तौर पर लाहौर के क्षेत्र में, अमृतसर के क्षेत्र में हिंसक रूप धारण कर लिया था। और जब रोलेक्स सत्याग्रह हिंसक रूप धारण कर लिया था, तो गांधी जी अमृतसर जाना चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी को अमृतसर नहीं जाने दिया गया। और पंजाब के अमृतसर में रोलेक्स सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहा था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू। पंजाब के अमृतसर में रोलेक्स सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहा था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू। ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे। इसी वजह से इन दोनों को, मतलब डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू को गिरफ्तार किया गया है 9 अप्रैल 1919। तो देखिए, गौर से सुनिएगा। रोलेक्स सत्याग्रह शुरू हुआ है 6 अप्रैल 1919 और सतपाल, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू को रोलेक्स सत्याग्रह के नेतृत्व करने के कारण गिरफ्तार किया गया 9 अप्रैल 1919। 9 अप्रैल 1919। और आप एक बात जानिए, पंजाब के लोग जन्म से क्रांतिकारी होते हैं। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए, हर आक्रमण को तो सबसे पहले पंजाब ही झेला है। तो पंजाब के लोग क्रांतिकारी होते हैं। और जब सतपाल और सैफुद्दीन किजलू को गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल 1919 को, तो इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में हिंसक घटनाएं घटित हुई। और उस हिंसक घटना में कुछ भारतीय भी मारे गए और कुछ अंग्रेज भी मारे गए। इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया, तो इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर की जनता सड़क पर निकली, तो उस जनता पर गोली चलाया गया। उस जनता पर 10 अप्रैल 1919 को गोली चलाया गया। उस गोलीकांड में कुछ भारतीय भी मरे और कुछ ब्रिटिश भी मरे। और इस घटना के बाद पंजाब में, उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर। और माइकल ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि पंजाब के हालात को संभालना है आपको। एक बार फिर से आप इस पूरे बात को सुनिएगा। इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर की सड़कों पर जब हिंसक घटनाएं घटित हुई,
इसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। और इसके बाद जब पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गए तो इस क्षेत्र के पंजाब के, अमृतसर के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर, ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया। ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया, आर डायर को आदेश दिया कि पंजाब के हालात आर डायर को संभालना है। और आपको 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर की सड़कों पर एक अंग्रेज महिला को भारतीयों के द्वारा पीटा गया था। और उस अंग्रेज महिला का नाम था मार्सेला शेरवुड। मार्सेला शेरवुड, मार्सेला शेरवुड ईसाई धर्म प्रचारक हुआ करती थी। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जगह जगह जाकर के मार्सेला शेरवुड नामक अंग्रेज महिला किया करती थी। और साइकिल से अमृतसर की सड़कों पर वो जा रही थी और भारतीयों ने देखा और भारतीयों ने गुस्सा की वजह से, रोष की वजह से उस अंग्रेज महिला को पीटने का काम किया। सही नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीयों में एक रोष था, उस वजह से वो अंग्रेज महिला पिटा गई। अब देखिए 10 अप्रैल 1919 के बाद पंजाब के अमृतसर के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो गए थे। मार्शल लॉ लागू हो गए थे। मार्शल लॉ लागू हो गए थे। लेकिन अमृतसर की जो आम आवाम थी, मतलब अमृतसर की जो आम जनता थी, उस आम जनता को इस मार्शल लॉ के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था। आम जनता को मार्शल लॉ के विषय में जानकारी नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया है, जिस वजह से अमृतसर की आम जनता 13 अप्रैल 1919 को बैसाख की पूर्णिमा का दिन था। और बैसाख की पूर्णिमा के दिन मेला का आयोजन होता है, जिसे बैसाखी मेला कहा जाता है। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग था। उस जलियांवाला बाग में बैसाख की मेला का आयोजन हुआ था। उस मेला में भाग लेने के लिए वैसी आम जनता पहुंच गई जिसको मार्शल लॉ सब के विषय में मालूम नहीं था। और जब पंजाब के अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हुआ था तो यह घोषणा कर दिया गया था, कहीं भी 3 व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी आम सभा का आयोजन नहीं होगा। ये सब घोषणा कर दिए गए थे, ये सब घोषणा कर दिए गए थे। लेकिन आम लोगों को मालूम नहीं था मार्शल लॉ के विषय में, जिस वजह से बैसाख का मेला देखने के लिए आम लोग चले गए। तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाख के मेला का भी आयोजन हो रहा था। उस मेला में एक सभा का भी आयोजन सतपाल और सैफुद्दीन किजलू के समर्थन में हो रहा था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू को रिहा किया जाए, इस मांग को लेकर जलियांवाला बाग में एक आम जनसभा का आयोजन भी हो रहा था। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में मेला का भी आयोजन हो रहा था। सतपाल सैफुद्दीन किजलू के गिरफ्तारी के विरोध में उनको रिहा किया जाए, रिहाई के समर्थन में आम जनसभा का आयोजन हो रहा था। इस आम जनसभा के विषय में आर डायर को पता चला। आर डायर को पता चला
तो आर डायर को जब पता चला तो आर डायर को लगा हमारी आदेश का अवहेलना हुआ है, हमारी आदेश का अवहेलना हुआ है, मतलब हमने मार्शल लॉ पंजाब के अमृतसर में लागू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग इकट्ठा होकर के आम सभा का आयोजन कर रहा है, आम जनसभा का आयोजन कर रहा है। तो फिर आर डायर ब्रिटिश पुलिस के साथ, आर डायर ब्रिटिश पुलिस के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और जलियांवाला बाग पहुंचकर आर डायर ने पूरे जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और बिना सूचना दिए आर डायर ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया। और कहा जाता है कि ब्रिटिश पुलिस तब तक गोली चलाती रही जब तक कि उसका गोली समाप्त नहीं हो गया। यही घटना इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए थे, लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 3000 से ज्यादा लोग लगभग घायल हुए थे। लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पूरा देश एक प्रकार से कहिए तो शांत हो गया, यानी एक अजीब प्रकार का खामोशी पैदा हो गया इस घटना के बाद। यह अपने आप में एक असभ्य और बर्बर घटना थी, एक असभ्य और बर्बर घटना थी। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, कोई भी नैतिकवान लोग इस घटना की सराहना कभी नहीं कर सकता था। पूरा का पूरा देश स्तब्ध हो गया, एक प्रकार से कहिए तो देश रुक सा गया। और इस घटना की आलोचना वैश्विक स्तर पर हुआ, वैश्विक स्तर पर इस घटना की आलोचना हुई। लेकिन अंग्रेज इतना निर्लज था कि ओ डायर को सम्मानित करने का काम किया गया, ओ डायर को सम्मानित करने का काम किया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर कहां से आता है जानते हैं? जो लाठी चार्ज होता है, जैसे आप आंदोलन करने गए, लाठी चार्ज हो गया, तो लाठी चार्ज का आदेश कहां से आता है पता है? प्रशासन को, जो रोड पे पुलिस होता है, बिहार पुलिस सब, उसको लाठी चार्ज का आदेश आता है एसपी से। एसपी आदेश देता है। और एसपी को आदेश कहां से आता है? तो एसपी को आदेश आता है सरकार की तरफ से। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, जिसके पास गृह विभाग होता है, वो देखता है, उसको पता चलता क्या हो रहा है ये सब, तो एसपी को देता है, गरियाता है, क्या कर रहा है, क्षेत्र नहीं संभल रहा है, सेंटिंग में डाल देंगे, पेंटिंग में डाल देंगे। एसपी बमक जाता है, 4 गो गाली मुख्यमंत्री एसपी को दिया, एसपी 4 गो गाली डीएसपी को देगा, डीएसपी 4 गो गाली दरोगा को देगा, और दरोगा 4 गो गाली सिपाही को देगा। सिपाही के हाथ में होता है लाठी, वो 4 गाली का बदला जो है लाठी चार्ज करके सिपाही अपना शांत कर लेता है। समझे बात? ऐसे होता है, यानी प्रशासन में एकदम गाली गलौज खूब चलता है, रे ते, यानी जो भी गाली दे सकते हैं दीजिए। तो देखिए, यह बात सत्य है कि आर डायर पुलिस को लेकर के गया और गोली चलवाया, लेकिन इसको आदेश किससे था? ऊपर से, ओ डायर से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मुख्य दोषी था वो था ओ डायर। ओ डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मुख्य दोषी था वो था आपको ओ डायर। और इस हत्याकांड की काफी आलोचना हुई, लेकिन आप समझिए इस बात को कि इस हत्याकांड को लेकर के कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई। जैसे इस हत्याकांड के बाद ही
रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सर और नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। आपके बिहार एसआई परीक्षा में 2 बार पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा, अब समय आ गया है कि सम्मान के तमगे को त्याग कर देश के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, सो रहे हैं जी, मारेंगे एक चप्पल, देख रहे हैं कि सो रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा कि अब समय आ गया है कि सम्मान के तमगे को त्याग कर देश के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। और फिर यह कहते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी और शंकरन नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। शंकरन नायर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। और सीएफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर किया गया हत्याकांड की संज्ञा दिया। जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया। जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया सीएफ एंड्रूज ने। लेकिन आप इस बात को समझिए कि एक तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना हो रही थी, आलोचना हो रही थी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने का काम कर रहा था। ओ डायर को सम्मानित करने का काम किया गया था। ब्रिटेन का एक अखबार था द मॉर्निंग पोस्ट। ब्रिटेन का एक अखबार था, उसका नाम था द मॉर्निंग पोस्ट। द मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने ओ डायर के लिए पैसा एकत्रित किया कि उस पैसा से ओ डायर को सम्मानित करेंगे। बताइए, जो व्यक्ति हजारों निर्दोष के हत्या का आरोपी हो, उसे सम्मानित किया जा रहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों का मोह समझते हैं, मोह माया, वही मोह बोल रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि मोह मतलब इसको समझिए न, जैसे हाँ दया, हाँ जैसे मोह का मतलब समझिए, जैसे माता पिता को अपने संतान से मोह होता है, समझ गए। सामान्य तौर पर अब मोह माया वहीं तक रह गया है, माता पिता और संतानें तक। बाद में की मोह माया कहाँ है थोड़ा बहुत तो है ही। भाई बहन में भी अब ना है वैसा, पहले था अब ना है, अब बहुत कम है फिर भी है, ऐसा ना है कि ना है। हाँ ठीक है भाइयों बहन मान लीजिए, जिसको जो मानना है मानिए ना आप। एक विद्वान है एपीजे टेलर, एपीजे टेलर विद्वान का नाम है, एपीजे टेलर। हाँ एपीजे टेलर, एपीजे टेलर नामक विद्वान ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर यह कहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसने भारतीयों का मोह ब्रिटिश शासन से खत्म कर दिया। भारतीयों का मोह ब्रिटिश शासन से खत्म कर दिया। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले तक जो है ना, भारतीयों को ब्रिटिश शासन में थोड़ा बहुत रुचि रहता था, लगता था ठीक है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश शासन के मोह को भंग कर दिया, एक प्रकार से कहिए तो। ऐसा एपीजे टेलर नामक इतिहासकार का मानना था। और सच में
बहुत क्रूर और अत्याचारी घटना था। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक विशेष प्रकार का बिल ले आया, एक विशेष प्रकार का कानून ले आया, जिसे इतिहास में कहा जाता है इंडेमिनिटी बिल, जिसे इतिहास में कहा जाता है इंडेमिनिटी बिल, इंडेमिनिटी बिल। जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की आलोचना काफी व्यापक स्तर पर हुई, बड़े स्तर पर हुई, कांग्रेस ने तथा भारत के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की, तो फिर हार ही आकर के अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित किया, जिसे हंटर कमीशन आयोग कहा गया। तो आगे हम हंटर कमीशन आयोग के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात को आप जानिए, पंजाब के युवाओं के मन में एक रोष का भाव जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पैदा कर दिया था। आप देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में ज्यादातर क्रांतिकारी पंजाब के क्षेत्र से ही मिलेंगे आपको। तो उसका एक कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के क्रांतिकारी थे सरदार उधम सिंह, पंजाब के क्रांतिकारी थे भगत सिंह। इन लोगों पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का काफी व्यापक प्रभाव पड़ा है। और जो सरदार उधम सिंह है, पंजाब का क्रांतिकारी था और वही अपना नाम रखा था। उधम सिंह अपना नाम क्या रखा था जानते हैं? उधम सिंह ही अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद सरदार उधम सिंह का नाम था। ये सरदार उधम सिंह अपने आप को इस नाम से पुकारता था, राम मोहम्मद सिंह आजाद। आखिरकार सरदार उधम सिंह ये नाम क्यों रखे? इसके पीछे कारण है। कारण यह है, राम हिंदू धर्म को दर्शाता है, मोहम्मद इस्लाम धर्म को दर्शाता है, सिंह ईसाई धर्म को दर्शाता है और आजाद क्रांतिकारी को दर्शाता है। मतलब सरदार उधम सिंह यह दिखलाना चाह रहे थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध सिर्फ हिंदू नहीं कर रहा है, हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी कर रहा है, मुसलमान के साथ साथ सिख भी कर रहा है, और इन सभी के साथ साथ भारत के क्रांतिकारी भी जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध कर रहा है। और सरदार उधम सिंह ही यह बीड़ा उठाया था कि ओ डायर को मारना है। और सरदार उधम सिंह ओ डायर का पीछा करते करते भारत से लंदन चले गए। यह होता है धैर्य का परिचय। 1919 में घटना घटित हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1940 में जाकर के सरदार उधम सिंह जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दिया। बताइए, घटना 1919 में हुआ, उस घटना की आग को सरदार उधम सिंह अपने हृदय में संजोए रखा और ओ डायर का पीछा करता रहा। और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में सिनेमा देखने के लिए गया हुआ था ओ डायर। और उस कैक्सटन हॉल में जब इंटरवल हुआ, तो इंटरवल के दौरान कहा जाता है सरदार उधम सिंह ने ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। और सरदार उधम सिंह का यह भी उद्देश्य था, सबसे पहले हम ओ डायर को मारेंगे और अगर हम जिंदा बच गए आ डायर को भी मारेंगे। तो ओ डायर को तो मार दिए, लेकिन लंदन में भागते कहां, पकड़ा गए। और फिर सरदार उधम सिंह को लंदन में ही फांसी पर लटका दिया गया। और लंदन में ही
उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आजादी के बाद जब देश की प्रधानमंत्री 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा सरदार उधम सिंह के अस्थि को लंदन से भारत लाया गया था 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में सरदार उधम सिंह के अस्थि को इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो है लंदन से भारत लाया गया था। समझ गए? अब हम लोग आ जाते हैं हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर। देखिए, एक तो अंग्रेजों की मंशा यह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी है उसको बचाना है। और आप समझिए इस बात को, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ है 13 अप्रैल 1919 को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर हंटर कमीशन आयोग का गठन हुआ है 14 अक्टूबर 1919 को। लगभग 6 माह के बाद हंटर कमीशन आयोग का गठन हुआ। तो अगर अंग्रेजों की मंशा सही होती, अगर अंग्रेज सच में दोषियों को सजा दिलाने के पक्ष में होता, तो तुरंत आयोग गठित कर दिया जाता। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के लगभग 6 माह के बाद जो है आपको हंटर कमीशन आयोग का गठन 14 अक्टूबर 1919 को हुआ। 14 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन आयोग का गठन हुआ। और हंटर कमीशन आयोग में टोटल 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे, जिसमें 5 गो अंग्रेज था, 3 गो भारतीय था। जो 5 गो अंग्रेज था, W हंटर, W राइस, रेस्किन, जॉर्ज बेरो, टॉमस स्मिथ, ये 5 अंग्रेज सदस्य थे। और हंटर कमीशन आयोग में मात्र 3 भारतीय सदस्य था, जगत नारायण, साहेबजादा सुल्तान अहमद और चीमन लाल सीतलवार। यही 8 सदस्यीय आयोग था हंटर कमीशन आयोग। और हंटर कमीशन आयोग अपना रिपोर्ट मार्च 1920 में दिया। और हंटर कमीशन आयोग ने भी ओ डायर और आर डायर को बचाने का ही काम किया। और हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि इस हत्याकांड में मात्र 379 लोग मारे गए हैं, जो कि एकदम से सही नहीं था। और आप इस बात को जानिए, जैसे कोई रेल दुर्घटना हुआ, उसमें अगर मरेगा 100 लोग ना, सरकार कितना दिखाएगा जानते हैं? मुश्किल से 20-30, उससे ज्यादा नहीं दिखाएगा, क्योंकि सरकार को मुआवजा भी देना है। एक मसला तो यह हो जाता है मुआवजा वाला, और दूसरा मसला हो जाता है कि अगर डाटा ज्यादा दिखाएंगे तो सरकार की आलोचना होगी। तो इसी वजह से कम करके आंकड़ा को दिखलाया जाता है। सही आंकड़ा किसी में भी नहीं दिखलाया जाता, आप इस बात को जान लीजिए। कोरोना में ही इतने लोग मरे कि लाश गंगा नदी में तैर रहा था। भूल गए आप लोग? बताइए, उधर बक्सर साइड में कितना न्यूज सब में दिया था जी। आप लोग क्या देखते हैं? सिर्फ उर्फी जावेद को आप लोग देखिए, समझे। जो चीज जानकारी लग है उसको थोड़े देखिएगा। चलिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के हंटर कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोग मारे गए। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं था। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था। और जब कांग्रेस हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था, तो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक अलग कमिटी गठित किया, जिसे इतिहास में तहकीकात कमेटी कहा जाता है। तहकीकात कमेटी कहा जाता है। और उस तहकीकात कमेटी का गठन मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुआ था। और उस तहकीकात कमेटी के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास,
एम.आर. जयकर, ये सभी तहकीकात कमेटी के सदस्य थे और तहकीकात कमेटी का प्रारूप महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था और तहकीकात कमेटी ने ही अपनी रिपोर्ट में यह बात बतलाया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कम से कम 1000 लोग की मृत्यु हुई है। कम से कम का आंकड़ा जो दिया है, कम से कम 1000 लोग मारे गए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो वर्ष 1919 का ईस्वी भारतीयों के लिहाज से अगर देखा जाए काफी असंतोषजनक ईस्वी था, क्योंकि इस ईस्वी में 1919 ईस्वी में वैसी घटनाएं घटित हुई जो भारतीयों के पक्ष में तो एकदम था ही नहीं, पूरी तरीका से भारतीयों के विरोध में सभी प्रकार की घटनाएं 1919 ईस्वी में घटित हुई है। यही वजह है कि 1919 ईस्वी को भारतीय इतिहास में सबसे असंतोषजनक वर्ष माना गया है। सबसे असंतोषजनक वर्ष जो है 1919 ईस्वी को भारतीय इतिहास में जो है आपको माना गया है। जब ये तमाम घटनाएं घटित हुई, गांधी जी ने देखा संवैधानिक गतिविधि से तो कुछ होने नहीं जा रहा है, तो इन घटनाओं ने ही गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने को लेकर प्रेरित किया और फिर गांधी जी असहयोग आंदोलन करने को लेकर प्रेरित हुए और फिर गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। तो अभी तक हम आपको सिर्फ ये बतलाए हैं कि असहयोग आंदोलन किस कारण से हुए हैं। अब असहयोग आंदोलन हुए हैं, 1920 से 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला है, तो अब 1920 से 1922 तक क्या क्या हुआ, मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, इस बात को आगे जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं, कुछ होगा तो लिखा देते हैं, दीजिए नोट। एक आध गो पॉइंट तो है ये है, लेकिन फिर भी एगो पॉइंट लिखिए तो। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक 3 दिन पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक 3 दिन पहले यानी 10 अप्रैल 1919 को मार्सेला शेरवुड, मार्सेला शेरवुड मार्सेला शेरवुड बोर्ड पे लिखे हैं, मार्सेला शेरवुड, मार्सेला शेरवुड, मार्सेला शेरवुड नामक महिला को नामक अंग्रेजी मिशनरी महिला को नामक अंग्रेजी मिशनरी महिला को नामक
अंग्रेजी मिशनरी महिला को, नामक अंग्रेजी मिशनरी महिला को, अंग्रेजी मिशनरी महिला को अमृतसर की सड़कों पर, अमृतसर की सड़कों पर, अमृतसर की सड़कों पर, अमृतसर की सड़कों पर पीटा गया। नेक्स्ट पॉइंट, एपीजे टेलर नामक इतिहासकार के अनुसार A.P.J. A for apple, A.P.J. टेलर नामक इतिहासकार के अनुसार एपीजे टेलर नामक इतिहासकार के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा निर्णायक मोड़ साबित हुआ, एक ऐसा निर्णायक मोड़ साबित हुआ, एक ऐसा निर्णायक मोड़ साबित हुआ जिसने भारतीयों के मोह को, जिसने भारतीयों के मोह को ब्रिटिश शासन से भंग कर दिया, ब्रिटिश शासन से भंग कर दिया। सरदार उधम सिंह ने ही अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा। राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा। हो गया। चलिए अब जो है एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर खिलाफत आंदोलन से पहले तक पढ़िए तो फिर याद करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी। ठीक,
पढ़ लिए जी। बतिया रही है, पढ़ने मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। पढ़िए। पढ़ने बोले हैं तो बतियाती है। पूछिए ना। वो चंद्रशेखर आजाद पंजाब से थोड़े थे, एमपी से थे, मध्य प्रदेश से थे। इंगित कर रहे थे कि हम आजाद हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। ठीक है। हाँ ना ना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये दिखला रहे थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध सिर्फ हिंदू नहीं कर रहा है, हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई, मुसलमान भी, सिख भी, और भारत के जो भी क्रांतिकारी है वो भी। क्रांतिकारी को दर्शा रहा था आजाद। ठीक है, पढ़ लिए जी। आइए तो याद करते हैं अब। है, इधर आइए, अब ऊपर होइए, वो ऊपर कीजिए। अब बताइए, गांधी जी ने जिस राम राज्य की संकल्पना की उसके दो युगल सिद्धांत कौन कौन थे? सत्य और गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या था? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या था? सत्य प्राप्ति का। गांधी जी हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप किसे बतलाते थे? गरीबी का अस्थायित्व। गरीबी का। गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप आए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। जन कल्याण के लिए। गांधी जी के अनुसार राजनीति का अर्थ क्या था? जन कल्याण के लिए। और किसका ऐसा मानना था कि गलत साधन कभी हमें सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकते? किनका मानना था? किनका मानना था? महात्मा गांधी का मानना था। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना किससे किया? गंगा ना। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना किससे किया? और इसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक की तुलना, बाल गंगाधर तिलक की तुलना, फिरोज शाह मेहता की तुलना, फिरोज शाह मेहता की तुलना। इसके बाद आगे बताइएगा, गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला है, आए रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला, रॉलेट सत्याग्रह। अच्छा, रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? 6 अप्रैल 1919। रॉलेट सत्याग्रह कब से प्रारंभ हुआ माना जाता? 6 अप्रैल 1900। और रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट कानून के वजह से हुआ। और रॉलेट एक्ट
कानून की अगर हम लोग बात करें तो इस कानून को महात्मा गांधी ने क्या कहा? काला कानून। क्या कहा? रोलेक्ट एक्ट कानून को महात्मा गांधी ने क्या कहा? किस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है? रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू को कब गिरफ्तार किया गया? 9 अप्रैल 1900। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया? सीएफ एंड्रयूज। सीएफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया है? सीएफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? हाय किसने? शंकरन नायर ने। इसके बाद आगे बतलाइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से राय बहादुर की उपाधि किसने वापस लौटा दी? जमनालाल। सर और नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ। और किसने यह कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे को त्याग कर देश के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए? किसका स्टेटमेंट है? रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी जनरल ओ डायर था, जनरल ओ डायर को सम्मानित करने के लिए किस अखबार ने रुपया एकत्रित किया? किसने? द मॉर्निंग। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा बिल लाया गया? इंडेमिनिटी बिल। कौन सा बिल? इंडेमिनिटी बिल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए किसने कौन सा बिल लाया गया? कौन सा बिल लाया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया। हंटर कमीशन आयोग कितना सदस्य आयोग था? कितना सदस्य आयोग? अंग्रेज सदस्य, भारतीय सदस्य। 5 को अंग्रेज कौन कौन था? लिखा हुआ है, देख करके ही बोलिए, याद होगा। ठीक है। 5 अंग्रेज सदस्य कौन कौन था? तीन भारतीय सदस्य कौन कौन था? क्लियर है ये बात? अच्छा, हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? 370। कितने लोग मारे गए? और कांग्रेस हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट से संतुष्ट था। और कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन कमेटी गठित किया? तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष। तहकीकात कमेटी का प्रारूप किसने तैयार किया? महात्मा गांधी ने। क्लियर है बात? एक स्टेटमेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ है। उन है, देखिए ना, उसमें है पढ़े हैं? है? नहीं है? लिखिए तो। लिखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अब समय आ गया है कि अब समय आ गया कि
सम्मान के तमगे को त्याग कर, सम्मान के तमगे को त्याग कर, सम्मान के तमगे को त्याग कर देश के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, सम्मान के तमगे को त्याग कर देश के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, सम्मान के तमगे को त्याग कर देश के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, सम्मान के तमगे को त्याग कर देश के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए अब हो गया। अब रुकिए हो हीरो सब, एक सूचना है। सूचना ये है, बिट्टू सर का क्लास नहीं होगा। हाय क्या यानी सर का गला जो है खराब हो गया है, समझे। सुबह में बिहार एसएससी बैच में पढ़ाने गए, आवाजें नहीं निकल रहा था, तो फिर दवाई उबाई जो है दिलवा दिए हैं। सुनिए ना, आगे क्लास नहीं है लेकिन टेस्ट है, ठीक है। अब टेस्ट में आते हैं, देख लेंगे क्या होता है नहीं होता है। टेस्ट में आएंगे सर, टेस्ट होगा आपका 7 बजे से, और अगर मान लिया जाए कि गला काम किया तो डिस्कशन होगा, और 99% चांस है डिस्कशन होगा, डिस्कशन होगा। तो बिट्टू सर का क्लास नहीं है लेकिन टेस्ट आपका है। टेस्ट क्या है 7 बजे से, डेली टेस्ट जो होता है। अब इसके बाद सुनिए, रुकिए सुनिए, जो लोग क्लास भी करते हैं टेस्ट भी देते हैं, आप याद रख लीजिए, हम पहले भी बोले हैं आज भी बोल रहे हैं और तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि आप अपने में उतार नहीं लीजिएगा। बैच खाना है और टेस्ट पानी है, तो खाना खाना है और पानी भी पीना है। अगर सफल होना है तो दोनों करना पड़ेगा, समझ गए। अब इसके बाद होमवर्क कल क्या दिए थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पूछेंगे, समझ गए। तो 1 बाय 1 पूछ रहे हैं, फिर सम्मिलित रूप से भी पूछेंगे, दीजिए तो। और इसके बाद अगला होमवर्क सुन लीजिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद अगला जो होमवर्क है आपका, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां तक, तो 1885 से लेकर 1905 तक। पूरा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं दे रहे हैं, आप नहीं कर पाइएगा, हमको पता है, तो आधा दे रहे हैं कि कर लीजिएगा पूरा। कितने लोग चाहते हैं पूरा दे, कितने लोग चाहते हैं कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आधा दे, ज्यादातर लोग है। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आधा 1885 से 1905 और कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन, ये आपका होमवर्क है, समझे हो, क्लियर है ना बात। कल आपका नोट मिला था जी, नहीं मिला था, तरीका अच्छा है, ले लिए थे। सुनिए सुनिए, जिससे पूछ रहे हैं उसको जवाब देने दीजिए। टोपी वाला खड़ा होइए तो, हाँ खड़ा होइए, जोर से बोलिएगा। राजा राम मोहन राय किसके साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया? राजा राम मोहन राय किसके साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया? डेविड हेयर, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। लड़की के पीछे में जो बैठे हुए हैं खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए लड़की, हाँ जवाब दीजिए फटाफट, एक तरफ से सब खड़ा हो जाइएगा। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन संभाला था? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय बोला। आचार्य केशव चंद्र सेन,
उसके जस्ट बगल वाला। खड़ा का बैठे का बैठ का है, सही को सही जवाब दिए, खड़ा रही। आए आप कुछ नहीं बोले थे। आए फिर भी खड़ा रही। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के लिए सर्वप्रथम किसने वकालत किया था? आए स्वामी दयानंद सरस्वती। बैठ जाइए। उसके बगल वाला। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ है? जोर से बोलिए। है शांत रहिए। 1882, 72। बैठ जाइए। उसके बगल वाला। रखमाबाई मुकदमा का संबंध कौन चीज से है? बाल विवाह। बैठ जाइए। उसका बगल, उसके बगल वाला। यंग बंगाल आंदोलन के समर्थक या संस्थापक बिबियन डेरेजियो। बैठ जाइए। ए लड़के खड़ा हुई तो। शुद्धि आंदोलन कौन चलाया था? है दयानंद सरस्वती। बैठ जाइए। है चश्मा खड़ा होइए। हाँ खड़ा होइए। मूक नायक, मूक नायक किसका समाचार पत्र है? लाज शर्म होता है कि घोड़ के एकदम पी गए हैं। किसका है जी? भीमराव। हे खड़ा होइए। भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब किया है? है 1936। बैठ जाइए। है चश्मा वाली खड़ा होइए तो। हाँ खड़ा होइए। आर्य समाज ने अपना मुख्यालय कौन शहर को बनाया? आर्य समाज ने अपना मुख्यालय कौन शहर को बनाया? मुंबई। चप्पल खोल के मारेंगे हम, समझी? पढ़ा लिखा करो। बैठने नहीं बोले हैं। है उधर चश्मा वाली खड़ा होइए तो। खड़ा होइए। खड़ा होइए जी। जिसको बोल रहे हैं वो समझ गई है। वो पिलर के जस्ट बगल में, पिलर के बगल में। नहीं नहीं आपसे आगे वाली को बोले हैं। है आगे वाली। हाँ खड़ा होइए। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में कहां हुआ है? कहां नहीं हुआ? ही क्वेश्चन का वैल्यू। वेदांत फिलोसफी किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद। बोले हैं आप? बगल वाली बोली है जी। वो बोली है जी? नहीं बोली है? बोले हैं? बैठिए। चलिए अगला होमवर्क तो बता ही दिए हैं। पढ़ा लिखा कीजिए ने तो काट के नहर में भाषा देंगे। देखिए कितना निर्लज है, पतित है ये लड़की। दांत निकाल रही है। जवाब दी है दांत निकाल रही है। तो इतना निर्लजता कहां से आ गया? पहले ये था इतना निर्लजता। देखिए उसको भी देखिए, वो भी दांत निकाल रहा था।
एकदम पूरा निर्लज पतित है ना। आज तो सिर्फ बात बोले हैं, कल फट्टा, समझे। पढ़िए तो आप लोग इधर आ जाइए, हमको निकलने दीजिए, मेरा बैच है वहां पर, हमको उधर जाना है, हमको निकलने दीजिए पहले, तब आप लोग निकलिएगा। लड़का लोग को इधर से निकलना है, लड़की लोग इधर से निकलेंगे, हमको निकलने दीजिए, ठीक है। और हाँ, इधर आ जाइए थोड़ा सा, हम निकल जाएंगे तब आप लोग निकलिएगा। लड़का लोग इधर से निकलिए, टेस्ट है 7 बजे से 7 बजे से टेस्ट है, दीजिए आप।